कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था ट्रांसफार्मर का। आज टॉपिक को ख़त्म कर देते हैं। तो आज लास्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 7 का, और आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर। डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे बनता है ट्रांसफार्मर, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर, सारी चीज़ें आज पढ़ने वाले। तो टॉपिक का नाम है ट्रांसफार्मर। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ये हो गया उसका प्रिंसिपल। और म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में हम पढ़ चुके चैप्टर नंबर 6 में, क्या ठीक? अब आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन पे। We have actually two types of transformer. ये हो गई एक कॉइल, इसे बोला जाता है प्राइमरी कॉइल। कौन सी कॉइल? प्राइमरी कॉइल। हियर वी विल कनेक्ट this is secondary coil. This arrangement is called one coil on top of other coil. वन कॉइल ऑन टॉप ऑफ अदर कॉइल। सेकेंड अरेंजमेंट ट्रांसफार्मर के लिए कुछ ऐसा हो सकता है। These two coils are wound on separate arms of soft iron core. ये हो गई प्राइमरी कॉइल, ये हो गई सेकेंडरी कॉइल। ये क्या है? कोर मटेरियल, सॉफ्ट आयरन कोर। ये क्या है? सॉफ्ट आयरन कोर। राइट? एक्चुअली देर आर two types of transformer. One step up transformer, second that is step down transformer. तो आप लोगों को मालूम है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है। अगर हमें सेकेंडरी कोइल में वोल्टेज ज़्यादा चाहिए तो हमें चाहिए होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर सेकेंडरी कोइल में यहाँ पे अगर वोल्टेज कम चाहिए तो हमें कौन सा ट्रांसफार्मर चाहिए? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और कैसे मिलेगा हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, वो आज आपको पता चल जाएगा। चलो, ये हो गया हमारा सॉफ्ट आयरन कोर मटेरियल। विद दिस प्राइमरी कॉइल, इफ आई कनेक्ट एनी AC सोर्स, हियर वोल्टेज दैट इज VP, voltage given to primary coil,
right? Now here we are using this copper wire. ये क्या है? कॉपर वायर. Here primary coil and secondary coil both are wound on this soft iron core. When we apply AC voltage to primary coil, then what will happen? Current will pass through this primary coil. When current passes through this coil, then what will happen? Some magnetic field will be produced. Yes or no? कुछ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी हमें. तो इसकी वजह से मान लो कि हमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड मिल रही इस तरह. क्या ठीक? मान लो कि इसमें से करंट फ्लो हो रहा है और करंट फ्लो होने की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कौन सी डायरेक्शन में मिल रही? ऊपर की डायरेक्शन. ठीक. हाँ, पर ये वोल्टेज कैसा है? एसी वोल्टेज. एसी वोल्टेज है तो इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी. बट एट एनी पर्टिकुलर टाइम सपोज वी आर गेटिंग magnetic field in this direction, and now this magnetic field lines will pass through this secondary coil, right? Here suppose same number of field lines are passing through this secondary coil. मान लो कि same number of field lines pass हो. क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे कौन सा मटेरियल यूज़ किया है? सॉफ्ट आयरन. एंड सॉफ्ट आयरन दैट इज़ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. इट इज़ हाई वैल्यू ऑफ परमीएबिलिटी. मतलब ये जितनी भी फील्ड लाइन्स हैं उसे अपने अंदर से पास करवाएगा. अगर बाहर से भी फील्ड लाइन होगी तो उसे भी अट्रैक्ट करेगा. पर अभी हमने यहाँ पे करंट फ्लो करवाया है तो उसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है. ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहाँ पे रहेगी? विद इन द सॉफ्ट आयरन मटेरियल, बिकॉज इट हैज़ हाई वैल्यू ऑफ परमीएबिलिटी, राइट? तो ये फील्ड लाइंस कहाँ से पास हो रही हैं? सेकेंडरी कोयल में से. नाउ दिस फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू सेकेंडरी कोयल, देयरफॉर सम फ्लक्स इज लिंक्ड विथ सेकेंडरी कोयल. कुछ फ्लक्स है. व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स दैट इज मेजर ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस. यहाँ पे कुछ फील्ड लाइन पास हो रही हैं तो यहाँ पे कुछ फ्लक्स होगा. हियर ऑल्सो सम फील्ड लाइंस आर पासिंग. So here we will have some flux, and here we have connected AC voltage source. AC voltage source कनेक्ट किया है. इसका मतलब करंट जो है वो चेंज होने वाला है टाइम के साथ. अगर करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी. मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. एंड एज मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस देन व्हाट विल हैपन? सम EMF विल बी इंड्यूस्ड. कुछ EMF इंड्यूस होगा. और कितना EMF इंड्यूस होगा वो हम लाते हैं, पर उससे पहले हम आइडियल ट्रांसफॉर्मर कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे. क्योंकि हम जो भी थियरी पढ़ते हैं वो किसके लिए पढ़ते हैं? आइडियल. प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, कुछ लॉस होता है, पर अभी हम नो लॉस कंसिडर कर रहे हैं, आइडियल ट्रांसफॉर्मर कंसिडर करें. सो फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी coil is 0. क्या ले लेते हैं हम? रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी coil is 0. इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है ऐसा मान लेते हैं, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है. कुछ तो रेजिस्टेंस होगा. क्या कनेक्ट किया हमने? कॉपर वायर मटेरियल है, कुछ तो रेजिस्टेंस होगा. पर हम यहाँ पे कौन सा कंसीडर कर रहे हैं? केस आइडियल. ठीक है. मान लो अभी कि अगर इसका प्राइमरी कोयल का रेजिस्टेंस क्या है? 0. तो यहाँ पे हमने जो वोल्टेज सप्लाई किया हुआ है वही इंड्यूस्ड EMF होगा. सपोज फ्लक्स phi passes through soft iron core at time t. Suppose flux phi passes through soft iron core at time t. क्या ठीक? कुछ इतना फ्लक्स पास हो रहा है एट टाइम t. Here
So EMF induced in primary coil will be, that is EP is equal to VP, जो हमने दिया हुआ है, EP is equal to VP is equal to minus d phi by dt. Flux associated with 1 ton of the coil I am taking phi. 1 टन का फ्लक्स हम क्या ले लेते हैं, चलो फ्लक्स phi passes through soft iron core at time t. इसका मतलब ये है फ्लक्स एसोसिएटेड विथ 1 टन ऑफ द कॉइल, ये 1 टन जो है उसमें से कितना फ्लक्स निकल रहा है, फाई, कितना फ्लक्स निकल रहा है, फाई, ठीक है। फ्लक्स फाई डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड, इट डिपेंड्स ऑन एरिया एंड एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया. सपोज फ्लक्स एसोसिएटेड विथ 1 टन ऑफ द कॉइल, दैट इज फाई, एंड हियर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल आई एम टेकिंग NP एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल आई एम टेकिंग NS. तो यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस NP d phi by dt अकॉर्डिंग टू फेराडेस लॉ. यस और नो, इंड्यूस्ड EMF विल बी इक्वल टू माइनस N d phi by dt. EMF induced in secondary coil, आइडियल केस ले रहे हैं इसलिए VP इज इक्वल टू EP बना है. EMF induced in secondary coil, it is VS is equal to minus NS d phi by dt. अगर यहाँ से 1 टन के लिए फ्लक्स फाई है तो यहाँ पे भी 1 टन के लिए फ्लक्स क्या बनेगा, फाई, पर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, NS. तो यहाँ पे क्या आएगा, EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू माइनस NS d phi by dt. क्या ठीक. नाउ इफ वी टेक द रेशियो ऑफ VP टू VS, देन VP by VS इज इक्वल टू माइनस NP d phi by dt अपॉन माइनस NS d phi by dt. This d phi by dt will get cancelled, minus minus will get cancelled, therefore VP by VS is equal to NP by NS. क्या बनेगा, VP by VS is equal to NP by NS. क्या ठीक, ये कंडीशन मिली. Now here you can see voltage across primary coil upon voltage across secondary coil is equal to number of turns of primary coil to the number of turns in secondary coil, NP upon NS. If NP is greater than NS, क्या मान ले, NP is greater than NS, then VP will be greater than VS, then VP is greater than VS. It means voltage across primary coil is more than voltage across secondary coil. ऑब्वियसली सेकेंडरी कोइल को कहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा, लोड के साथ. क्या ठीक. तो यहाँ पे जो वोल्टेज मिल रहा है वो क्या है, VS, और वो कितना है, कम है. तो इस तरह के ट्रांसफॉर्मर को क्या बोला जाएगा, VP इज ग्रेटर देन VS. दिस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर is called step down transformer. कौन सा ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. क्या ठीक. ओके, उल्टी कंडीशन ले, इफ NS इज ग्रेटर देन NP, यहाँ पे अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा ले ले इसकी कंपैरिजन में, तो क्या हो जाएगा, इफ NS इज ग्रेटर देन NP देन VS इज ग्रेटर देन VP. इट मीन्स वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल इज मोर देन वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी कॉइल. मतलब यहाँ पे जितना वोल्टेज मिल रहा है उससे ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा. हियर वोल्टेज इज स्टेप्ड अप, देयरफॉर दिस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर. कौन सा ट्रांसफॉर्मर बोलेंगे, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर. क्या बोला जाएगा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर. तो अगर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर चाहिए तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, अगर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर चाहिए तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कम कर दो प्राइमरी कॉइल के कंपैरिजन में. क्या ठीक.
समझ में आया एकदम? यहाँ पे थियरी ख़त्म होती नहीं है, पर इतना लिख लो। फिर हमें पावर का फॉर्मूला लाना है आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए, वो भी लाते हैं। फिर करंट का रिलेशन लाना है, वो भी लाते हैं। पर उससे पहले आप लोगों को इतना लिख लेना चाहिए। Now, if there is no loss of energy, if there is no loss of energy, if the transformer is 100% efficient, मतलब कैसा केस हो गया? आइडियल ट्रांसफॉर्मर। ऐसे केस में क्या बनेगा? if there is no loss of energy, then power supplied by primary coil will be equal to power associated with secondary coil। चलो, प्राइमरी का पावर क्या बनेगा? पावर का फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिकल पावर का? पावर P इज इक्वल टू VI। तो यहाँ पे बनेगा VP IP मस्ट बी इक्वल टू VS IS। क्या ठीक? दिस इक्वेशन इज ट्रू व्हेन देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी और दे आर यूजिंग वर्ड आइडियल ट्रांसफॉर्मर। When we have 100% efficient transformer, at that time VP into IP is equal to VS into IS। चल, यहाँ से अगर VP by VS लाएं तो ये क्या बनेगा? IS अपॉन IP। सो VP by VS is equal to IS by IP। पर याद करो VP by VS क्या था? voltage across primary coil upon voltage across secondary coil is nothing but number of turns of primary coil upon number of turns of secondary coil is equal to IS into IS upon IP। So IS upon IP is equal to NP by NS। current is inversely proportional to number of turns। अब यहाँ पे देखो, if NP is greater than NS, if NP is greater than NS, then IS is less than IP। क्या ठीक? If NP is greater than NS, then VP is greater than VS, but IS is less than IP। मतलब यहाँ पे क्या बनेगा? If NP is greater than NS, then IS is greater than IP। IS NP greater than NS, then IS greater than IP। क्या ठीक? तो जब नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में ज़्यादा होंगे तो करंट सेकेंडरी में ज़्यादा होगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट तो कैसा रह रहा है? सेम। तो जब नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में ज़्यादा होंगे तो वोल्टेज प्राइमरी में ज़्यादा होगा और करंट कम होगा। क्या ठीक? प्रोडक्ट कैसा रहेगा? कांस्टेंट। जब नंबर ऑफ टर्न्स इफ NP इज लेस देन NS, NP इज लेस देन NS, देन IS इज लेस देन IP। क्या ठीक? अगर NP छोटा है तो NP छोटा है तो VP कम होगा, IP ज़्यादा होगा। क्या ठीक? अगर NP छोटा है और NS ज़्यादा है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी आर मोर, इट मीन्स वोल्टेज इन सेकेंडरी इज मोर, करंट इन सेकेंडरी इज लेस, प्रोडक्ट बैलेंस हो जाएगा। क्या ठीक? दिस इक्वेशंस आर ट्रू फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर। जब भी हम आइडियल ट्रांसफॉर्मर कंसिडर करेंगे तब ये इक्वेशन लगाने होंगे। बट नाउअडेज वी हैव ट्रांसफॉर्मर्स विच आर हैविंग एफिशिएंसी up to 99%, and if the transformer is well designed, if we design the transformer carefully, then it can have efficiency more than 95%। अब मार्केट में इतने सारे ट्रांसफार्मर अवेलेबल हैं जिनकी एफिशिएंसी 95% से ज़्यादा है, मतलब एनर्जी लॉस बिल्कुल कम है। क्या ठीक? 100% एफिशिएंसी तो नहीं ला पाए, 99% तक की एफिशिएंसी मिल जाती है अच्छे ट्रांसफार्मर। क्या ठीक? पर कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस तो होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होता है। सो सम एनर्जी
is lost. Some energy is lost. This energy loss occur due to फ्लक्स लीकेज. किसकी वजह से ये एनर्जी लॉस होता है? फ्लक्स लीकेज की वजह से. अब यहाँ पे हमने देखा कि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें यहाँ पे मिल रही हैं वो सारी की सारी फील्ड लाइंस सेकेंडरी कॉइल में से पास हो जा रही हैं. इसलिए यहाँ पे जितना फ्लक्स है प्राइमरी कॉइल के 1 टन में जितना फ्लक्स है उतना ही सेकेंडरी कॉइल के 1 टन में फ्लक्स है. क्या ठीक? सो वट एवर फ्लक्स पासिस थ्रू 1 ton of the primary coil, same amount of flux passes through 1 ton of the secondary coil. Here we have considered no leakage of flux, but some amount of flux will get leaked. क्योंकि हमने यहाँ पे ये coil consider की है, तो ये coil अगर ये long solenoid न बने तो इसकी magnetic field lines अगर आप लोगों को याद हो तो field lines कैसी बनती हैं? सर्कल की field lines कैसी बनती है? मान लो कि करंट कैसे फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ मिलेगी, तो फील्ड लाइंस कुछ ऐसी मिलेंगी, कुछ ऐसी मिलेंगी. तो इसकी वजह से कुछ फील्ड लाइंस ऐसे मिलेंगी. सो ऑल द फील्ड लाइंस विल नॉट पास थ्रू दिस मटेरियल, राइट? सम ऑफ द फील्ड लाइंस विल कम आउट. इफ वी वांट टू रिड्यूस दिस फ्लक्स लीकेज, देन व्हाट वी हैव टू डू? We should have winding of primary coil and secondary coil such that they should be wound one over another. एक के ऊपर दूसरी होनी चाहिए. तो जितना फ्लक्स प्राइमरी में से निकलेगा उतना ही सेकेंडरी में पास हो जाएगा. भले यहाँ से यहाँ पे ना पहुँचे, पर अगर यहाँ पे प्राइमरी में से जितना फ्लक्स निकल रहा है उतना ही सेकेंडरी के में भी मिलेगा. तो एक के ऊपर दूसरी कोयल होनी चाहिए. सो टू रिड्यूस दिस फ्लक्स लीकेज, primary coil and secondary coil, both the coils should be wound one over another. चलो सेकंड, कहाँ पे एनर्जी लॉस होता है? ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ वायरिंग. ये वायर जो यूज़ किया हुआ है कॉपर का वायर है. अभी हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या ले लिया था? 0. और ऐसा पॉसिबल नहीं है. कुछ तो रेजिस्टेंस है ये वायर का, तो उस रेजिस्टेंस की वजह से अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट. हीट के फॉर्म में एनर्जी निकल जाएगी. तो इसका कुछ रेजिस्टेंस होने की वजह से हमें एनर्जी लॉस होता है. हमें नहीं, मतलब ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉस होता है. किसकी वजह से? ये रेजिस्टेंस ऑफ वायरिंग की वजह से. यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस है R. जब करंट फ्लो होगा रेजिस्टेंस R में से कुछ टाइम के लिए, तो I2RT अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट. नाउ इफ यू वांट टू रिड्यूस दिस एनर्जी लॉस, देन हाउ कैन वी रिड्यूस दिस? अब ये एनर्जी लॉस कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? ये रिड्यूस करना है तो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज करनी चाहिए. अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज करनी है, सो वी शुड यूज थिक वायर. कैसा वायर यूज़ करना चाहिए? थिक वायर. अगर थिक वायर होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा. क्यों? क्योंकि R का फॉर्मूला क्या बनता है? रो L बाय A. अगर थिक वायर होगा तो एरिया बढ़ जाएगा. एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा. यस सर. और एक ट्रांसफार्मर में अगर हम थिक वायर यूज़ करेंगे तो क्या होगा? रेजिस्टेंस तो कम हो जाएगा. रेजिस्टेंस तो कम हो जाएगा, पर थिक वायर का कॉस्ट ज़्यादा है. क्या ठीक? तो हमें वहाँ पे लगाना चाहिए थिक वायर जहाँ पे हमें करंट ज़्यादा मिल रहा हो. करंट कहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है? अगर NP इज़ ग्रेटर देन NS है, NP ग्रेटर देन NS है, मतलब VP ग्रेटर देन VS है. मतलब कैसा ट्रांसफार्मर हुआ? स्टेप अप के स्टेप डाउन. VP ग्रेटर देन VS तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है हमारे पास तो करंट किस में ज़्यादा है? सेकेंडरी में. वोल्टेज कम मिलेगा. स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज कम. सेकेंडरी में वोल्टेज कम, करंट ज़्यादा. अगर यहाँ पे करंट ज़्यादा मिल रहा है, अगर करंट ज़्यादा होगा तो हीट लॉस ज़्यादा होगा. अगर हीट लॉस कम करना है तो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कम कर देनी चाहिए. यस सर. रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, करंट भी ज़्यादा होगा तो हीट लॉस बढ़ जाएगा.
तो हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस किसका कम रखना चाहिए, सेकेंडरी कॉइल का। क्या ठीक, तो हीट लॉस कम होगा। और अगर ये कंडीशन हो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, तो स्टेप अप होगा तो यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा, करंट कम, तो यहाँ पे थिक वायर यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे थिक वायर यूज़ करेंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो हीट लॉस कम हो जाएगा। क्या ठीक, समझ में आ रहा है? ओके, अब ध्यान दें, थर्ड कहाँ पे एनर्जी लॉस होता है, एडी करंट्स। समटाइम्स वी से अनवांटेड करंट्स। एडी करंट्स कैसे करंट होते हैं, अनवांटेड करंट्स। अब ये जो एडी करंट यहाँ पे मिलेंगे, अब आप सोच रहे हो कि सिर्फ हमें करंट कहाँ पे मिलने वाला है, कॉइल में, पर हमने चैप्टर नंबर 6 में एडी करंट्स के बारे में पढ़ा था। एक बल्क मटेरियल जब हमारे पास होगा तो उसमें भी फ्लक्स चेंज होने की वजह से कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा, कुछ करंट इंड्यूस होगा, और सर्कुलेटरी करंट जो इंड्यूस हो जाएंगे यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर में जो सर्कुलेटरी करंट्स मिलने लगते हैं उनको बोला जाता है एडी करंट्स। इफ वी हैव दिस एडी करंट्स देन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी लॉस्ट। एडी करंट हो गए तो उसकी वजह से भी कुछ करंट होगा, कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी, उसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। क्या ठीक? सो हाउ कैन वी रिड्यूस दिस एनर्जी लॉस ड्यू टू एडी करंट्स? तो उसके लिए हमें क्या कर देना चाहिए, उसके लिए हमें एक बल्क मटेरियल, एक पूरा सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा यूज़ न करके हमें उसकी प्लेट्स ले लेनी चाहिए। क्या ले लेनी चाहिए? प्लेट्स। ये हो गई प्राइमरी कॉइल, ये हो गई सेकेंडरी कॉइल, और ये हो गए प्लेट्स। एक प्लेट, दूसरी प्लेट, तीसरी प्लेट, चौथी प्लेट, ऐसे प्लेट्स लगाई गई हैं सीक्वेंस में। एंड ऑल दिस प्लेट्स आर इंसुलेटेड बाय लेमिनेटेड कोर। एक लेमिनेटेड कोर यूज़ कर लेनी चाहिए हमें। एक के बाद दूसरी प्लेट को चिपकाएंगे तो किसके साथ, एक इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग लिक्विड लगा दिया जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे पहली प्लेट में जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद वो करंट दूसरी प्लेट में जाएगा नहीं, बीच में हमने क्या लगा दिया है, लेमिनेटेड कोर। क्या ठीक? तो पूरा एक सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा ना लेके हमें क्या ले लेनी चाहिए, प्लेट्स। तो ऐसे अगर प्लेट्स लेंगे तो एडी करंट, एरिया फॉर द फ्लो ऑफ एडी करंट विल डिक्रीज। एज एरिया फॉर द एडी करंट, एरिया फॉर द फ्लो ऑफ करंट डिक्रीजेस, देन वैल्यू ऑफ करंट डिक्रीजेस, देन अमाउंट ऑफ हीट लॉस ड्यू टू एडी करंट ऑल्सो डिक्रीजेस। फोर्थ, जिसकी वजह से हीट लॉस होता है, जिसकी वजह से एनर्जी लॉस होता है, वो है हिस्टेरिसिस। दैट इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस लॉस। अब ये हिस्टेरिसिस लॉस कहाँ से आ गया, तो चैप्टर नंबर 5 याद करो। जब भी हम कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज। अब यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं सॉफ्ट आयरन कोर। तो सॉफ्ट आयरन कोर कैसा मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। जैसे ही यहाँ पे करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, जैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो पहले मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो मैग्नेटाइज हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। फिर मैग्नेटिक फील्ड अपनी डायरेक्शन चेंज कर देता है, तो वो क्या करेगा, वो अपने आप को मैग्नेटाइज करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब यहाँ पे क्या चीज़ होने वाली है, मटेरियल मैग्नेटाइज होगा, डीमैग्नेटाइज होगा, फिर से मैग्नेटाइज होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में,
फिर से डीमैग्नेटाइज होगा और ये प्रोसेस चलती रहेगी। अब यहाँ पे अगर ये प्रोसेस चलती रही तो याद हो तो हमने हिस्टेरिसिस के बारे में पढ़ा था, B वर्सेस H का ग्राफ। याद है? अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, फिर जीरो हो जाएगी, फिर डायरेक्शन चेंज होगी, मतलब मैग्नेटाइजेशन होगा, फिर डीमैग्नेटाइजेशन होगा, फिर से मैग्नेटाइजेशन होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उसकी वजह से कुछ हिस्टेरिसिस लॉस होगा। एंड हिस्टेरिसिस लॉस डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ द लूप। किसके ऊपर डिपेंड करता है? एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप। इफ द लूप इज नैरो then hysteresis loss will be less. If area of the hysteresis loop is more, then hysteresis loss will be more. So we should use that material whose hysteresis loop is narrow. और हम जानते हैं hysteresis loss कम होता है किसमें? सॉफ्ट आयरन में। इसी वजह से यहाँ पे कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है? सॉफ्ट आयरन। स्टील का भी यूज़ किया जा सकता था, पर स्टील के लिए ये हिस्टेरिसिस लॉस ज़्यादा होता है, हमें ब्रॉड कर्व मिलता है तो उसका एरिया बढ़ जाता है और हिस्टेरिसिस लॉस ज़्यादा होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और ये सारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया। तो एनर्जी लॉस किसकी वजह से हो सकता है? फ्लक्स लीकेज की वजह से। तो एक कोयल के ऊपर दूसरी कोयल लगा दो तो एनर्जी लॉस कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस ऑफ वायरिंग, तो थिक वायर यूज़ कर लो, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। एडी करंट जनरेट हो रहे हैं तो पूरा टुकड़ा बल्क मटेरियल ना लेके प्लेट्स ले लो और उसे सेपरेट कर दो लेमिनेटेड कोर से, तो एडी करंट की वजह से जो लॉस हो रहा है वो कम हो जाएगा। लास्ट लॉस है हिस्टेरिसिस लॉस। तो हिस्टेरिसिस लॉस की वजह से भी अगर कोई एनर्जी लॉस हो रही है तो हमें ऐसा मटेरियल लेना चाहिए जिसका एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप कम मिले, मतलब जिसका हिस्टेरिसिस कर्व नैरो हो। क्या ठीक? और वो मटेरियल कौन सा मटेरियल है? सॉफ्ट आयरन। सो दैट्स वाई वी यूज सॉफ्ट आयरन कोर इन ट्रांसफार्मर। क्या ठीक? समझ में आ गया पूरा टॉपिक? तो ये हमारी चैप्टर नंबर 7 की लास्ट थियरी। यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 ख़त्म होता है। आशा रखता हूँ कि चैप्टर नंबर 7 आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चैप्टर नंबर 7 में कोई ऐसी खास बात नहीं है, पर यहाँ पे नया कंसेप्ट जो है वो AC अल्टरनेटिंग करंट, मतलब यहाँ पे हमें जो भी वोल्टेज मिले वो कौन सी क्वांटिटी है, ये करंट कौन सा है? RMS, क्योंकि ये कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे RMS वोल्टेज एवरेज निकालना, ये सारी चीज़ें ध्यान देनी होती हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है, लेक्चर समाप्त होता है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और मैं जानता हूँ आप लोगों को ये लिखना होगा तो जल्दी से लिख लीजिए।